नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आए आज। बहुत स्वागत सर आपका आज कहानी कुर्सी की में। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ गए सर, बहुत स्वागत आपका। जो देखिए आज शनिवार लग गया, तो मतलब अब हफ्ता तो निकल गया, तो एक वीकली राउंड अप प्रोग्राम करने का हमने सोचा कहानी कुर्सी की में। इस हफ्ते जिन खबरों ने सुर्खियां बनाई, उन खबरों पर कैसे रिएक्शंस आए, कौन दबता दिखाई दिया, कौन हावी दिखाई दिया, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसे मसलन जो चर्चा चली रही थी पिछले नए साल से पहले, जो एक दुख की खबर आई, मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खूब माहौल बनाने की कोशिश की कि बीजेपी ने मनमोहन सिंह का आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया जिसके वो हकदार थे, और यहां तक कि उनकी अंत्येष्टि कहां हो, क्रियाक्रम कहां हो, स्मारक कहां बने, इसको लेकर के भी उनका अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर रिएक्शन कैसा दिया बीजेपी ने? क्या बीजेपी इस नैरेटिव का जवाब दे पाई? राहुल गांधी जो बहुत ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहे थे, अंत वक्त में गायब हो गए। राहुल गांधी 3 दिन के बाद ही जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद वो देश के बाहर चले गए, ऐसा बताया गया। कल एक अरदास रखी गई थी मनमोहन सिंह जी के लिए, सोनिया गांधी तो वहां गई, राहुल गांधी वहां भी नहीं थे, ना उनका कुछ मालूम पड़ रहा है कि वो कहां गए हैं। तो आज जो बात है वो ये, क्या बीजेपी को माहौल बनाना या उसके खिलाफ कोई माहौल पैदा करने की कोशिश करे तो उसका जवाब देना ये आ गया है क्या? बीजेपी के लोग ही आमतौर पर ये शिकायत करते थे, या बीजेपी के समर्थक, कि बीजेपी के खिलाफ झूठा सच्चा जैसा भी कोई कैंपेन खड़ा कर देता है, बीजेपी उसमें उलझ जाती है, उसका ठीक तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। लेकिन क्या इस हफ्ते खास तौर पर जो खबरें रहीं उसमें इसका उलट दिखाई दिया? बीजेपी ने हमले का जवाब भी बेहतर दिया और अपना एजेंडा भी सेट किया। अब आइए दूसरी और बड़ी खबरें क्या थी। दूसरी बड़ी खबर आपने देखा, दिलजीत दोसांझ की मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ हुई। हमने इस प्रोग्राम में भी इसकी काफी चर्चा की थी। एक तरफ वहां किसान खनौरी बॉर्डर पर दलजीत दल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी के ऊपर उसको लेकर के एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश जो है वो एक लॉबी कर रही है। लेकिन दिलजीत दोसांझ मिलते हैं, ये दिलजीत दोसांझ में जिन्होंने 2020 में किसानों का खुला समर्थन किया था और कहा था कि ये कानून वापस होने चाहिए। उन्होंने कहा था जो लोग इन किसान बिलों का समर्थन करते हैं वो एक बार किसानों से बात करके तो देखें। आज वही दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उसमें उसका क्या असर रहा? अब देखिए एक और खबर आ रही है, दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इसमें पहल ले चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट की लिस्ट जारी की, इस पर ही बात कर लेते हैं। आइए, दिल्ली की लिस्ट में कौन कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं? नई दिल्ली से परवेश वर्मा को टिकट मिला है, तो अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा जो पूर्व सांसद है वो चुनाव लड़ेंगे। ये माना ही जा रहा था कि तैयारी ऐसी बीजेपी कर रही है, तो अब उसकी कंफर्मेशन हो गई, उस पर मोहर लग गई है। नई दिल्ली से पूर्व सांसद परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी से वहां संदीप दीक्षित हैं। इसके अलावा आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया गया है, और नई दिल्ली की सीट बहुत अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पर घेरने की पूरी तैयारी पहले कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट देकर के करने की कोशिश की, और अब बीजेपी ने एक मजबूत दावेदार वहां उतारा है। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बीजेपी ने अब जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने कल ही एक तरीके से दिल्ली के चुनाव का अभियान शुरू कर दिया अपनी पार्टी के लिए, और माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार कभी हो सकता है दिल्ली का इलेक्शन अनाउंस भी हो जाए। तो ये देखिए दिल्ली की पहली लिस्ट। अब यहां पर भी आप देखें, केजरीवाल को कोई सेफ पैसेज नहीं दिया जा रहा। केजरीवाल को उनकी मतलब केजरीवाल हैं, बड़ा नाम है, जीतेगा ही या अच्छा चुनाव ही लड़ेगा, इसलिए अपना उम्मीदवार नहीं खराब करना चाहिए। बीजेपी ने उनकी सीट पर मजबूत कैंडिडेट दिया है और परवेश वर्मा को उनके सामने उतारा है। तो ये भी उस नैरेटिव की वॉर का एक हिस्सा है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये पूरी लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूं। जनकपुरी का नाम भी सामने आ गया। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर से दिल्ली में सतीश उपाध्याय होंगे। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है। उन्हीं का इलाका भी है ये। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आ गए हैं, और अब उनको बीजेपी ने चुनाव में उतार दिया है। उनकी परंपरागत सीट से गांधीनगर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो आप सीटें देख रहे हैं ये दिल्ली के चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी अभी डिक्लेयर किए हैं। बिजवासन से कैलाश गहलोत, पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के खासम खास रहे, वो बिजवासन से चुनाव लड़ेंगे। आतिशी के खिलाफ, अब मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। तो दूसरे पूर्व सांसद जो इनके टिकट काट दिए गए थे, ये इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ लड़ेंगे, और परवेश वर्मा लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बीजेपी पूरी घेराबंदी करने की कोशिश में इस वक्त दिखाई दे रही है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से श्री दीपक चौधरी,
रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, जो नाम दिख रहे हैं आपको बीजेपी की लिस्ट में, कैसा चुनाव मतलब पहला कदम बीजेपी बढ़ाती हुई कैसा कदम दिखा रही है? निश्चित तौर पर सौरभ, ये नजर आ रहा है इस सूची को देख के कि बहुत गंभीरता के साथ जो मंथन की बात कही जा रही थी नामों को लेकर, वो इस सूची में नजर आ रहा है। और बीजेपी ने कोशिश की है कि यथासंभव अपने हेवी वेट को चुनाव में उतारा जाए। और दूसरी चीज की, लगातार जो सर्वे कराए गए थे उन सर्वे को इस सूची में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, उसके आधार पर नामों का चयन किया गया है। उनमें से कई नामों को देखे, जैसे कालकाजी से रमेश विदुड़ी जो कि पूर्व सांसद हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाना। प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाना। दुष्यंत गौतम जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको करोल बाग की जो सुरक्षित सीट है वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाना। तो कुल मिलाकर अपने हेवी वेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताया जा रहा था कि शायद पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे वो, लेकिन वो नहीं लड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया है पार्टी ने। और पिछली बार भी रविंद्र सिंह नेगी बहुत नजदीकी मुकाबला में चुनाव हारे थे और इस बार पार्टी के सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा था। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। तो इन 29 नामों को सौरभ अगर आप देखें तो अधिकांश नाम ऐसे आएंगे कि ग्राउंड पे जो फीडबैक है सर्वे एजेंसी के आधार पे, उसके आधार पे पार्टी ने इन नामों का चयन किया है। कुछ और चर्चित नाम दिखाई दे रहे हैं इसमें। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से चुनाव लड़ रहे हैं। राजकुमार आनंद, अगर मैं ठीक हूं तो ये वही राजकुमार आनंद हैं जो मंत्री थे आम आदमी पार्टी सरकार में, देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल भाई। तो मतलब ठीक ठाक नाम ऐसा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने मतलब मजबूत नाम, तो अब चुनाव कैसा होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन गंभीर नाम है सभी। हाँ बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि पहले मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद इन नामों को, और एक तो आरएसएस का संगठन लगातार ग्राउंड पे काम कर रहा था, बीजेपी प्रदेश इकाई और एजेंसीज का सहारा लेकर सर्वे कराया गया और इन सबका मंथन करने के बाद इन नामों को तय किया गया। और इसमें आप देखें तो आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होना होता है, या राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य का चुनाव हो, तो बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है बाकायदा, और उस बैठक के बाद उन नामों पे मुहर लगाया जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में इन नामों को लेकर जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे, वो इस तरह की किसी औपचारिक बैठक की सूचना कम से कम मीडिया को नहीं दी गई और लगातार मंथन करके उन नामों को तय कर लिया गया। और कुछ दिन पहले ही हमें ये बताया गया था कि 55 से 60 नाम तो ऑलरेडी तय किए जा चुके हैं। भले ही आज 29 नामों को जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली के 55 से 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ऑलरेडी अपना कैंडिडेट तय कर चुकी थी, और ये तकरीबन 10 दिन पहले हुआ था। आज पहली सूची जारी की गई है, समय समय पर आगे भी सूची आती रहेगी। इस बार आप देखें तो लगभग 13,033 बूथ हैं दिल्ली में सौरभ, और 13,033 में लगभग 2 लाख के आसपास छोटी छोटी मीटिंग करने की बीजेपी की योजना है, जिसमें संघ सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और वो मीटिंग ऐसी होगी कि जब 15, 20, 25 लोगों की जो टोली है, छोटी छोटी टोलियां, वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल की नाकामी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और बीजेपी के विजन के बारे में बताया जाएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। देवेंद्र पराशर आपको बता रहे थे बीजेपी की इस पहली लिस्ट के बारे में। आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। समीर जी, कैसे लग रहे हैं उम्मीदवारों के नाम? मुझे लगता है बहुत, पहले जरा 2 बड़े नाम सीएम और केजरीवाल जी के खिलाफ जो नाम दिए वो बहुत अच्छे नाम है। इसके अलावा आप देखिए जंगपुरा से जो मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सरदार तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। यही बहुत अच्छा एक उम्मीदवार दिए। मतलब यह भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि कहीं भी अरविंद केजरीवाल के किसी भी उम्मीदवार को कोई सेफ स्पेस नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस ने भी जो 48 उम्मीदवार उतारे वो 72 अच्छे उम्मीदवार दिए, और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो 29 उम्मीदवारों की सूची जारी करी है, बहुत रिसर्च के बाद मुझे लग रहा है, जमीनी हकीकत लेने के बाद, जमीनी फीडबैक जो आया है उसके आधार पर उम्मीदवार तय किए। और किसी सूची में 29 नामों में कोई नाम ऐसा लग नहीं रहा कि इस सीट पर शायद ये नाम नहीं दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, किसी बड़े नाम को छोड़कर दिया गया है। पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को बताया, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जो है उन्हें उम्मीदवार दिया है। रमेश विदुड़ी जैसे जो सांसद रहे हैं 2 बार से, बड़े नेता रहे, उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रवेश वर्मा जो इतने बड़े नेता सांसद रहे हैं, इस बार उनका टिकट कट गया था, उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया गया है। कांग्रेस ने जैसे अलका लांबा को उतारा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उम्मीदवार उतारे। परवेश वर्मा की पहले बात करें। परवेश वर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल चुनाव होगा। परवेश वर्मा ठीक है, नाम सांसद रहे हैं पहले, तो नाम ठीक है। अब नई दिल्ली में उनका वोट कितना होगा ये नहीं कह सकते। अब 3 अरविंद केजरीवाल की दूसरी बड़ी दिक्कत है ना कि सिर्फ परवेश वर्मा से नहीं लड़ना है, वहां पर संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं।
जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता और संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित वहां से विधायक रह चुकी थी। तो संदीप दीक्षित कांग्रेस का एक महाआधार है। और संदीप दीक्षित जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, मुझे लग रहा है उसके बाद अब प्रवेश वर्मा वहां पर आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रवेश वर्मा का यह चयन ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल के इस बार अपना चुनाव जीतने के लिए भी अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, कम से कम 2 महीने से ये चर्चा चल रही है कि प्रवेश वर्मा लड़ेंगे। बीजेपी की बहुत पहले प्रवेश वर्मा को कह दिया गया कि आप तो दिल्ली की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने अपने और माना जा रहा था कि ये लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो वो खबर जो है वो ठीक साबित हुई। सर, कैसे लग रहे हैं नाम? मेरे ख्याल से मजबूत नाम है और प्रवेश वर्मा को भले ही वो उनकी सीट नहीं है क्योंकि वो बाहरी दिल्ली के उम्मीदवारों में से हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में से, और यहाँ पर जो उनके कम्युनिटी है उसका वोट भी नहीं है, लेकिन नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को खड़ा करने का मतलब है कि पार्टी ने प्रवेश वर्मा को लीड देने का एक मौका दिया। नहीं, मैं सीधे सीधे पूछूं, सीएम फेस के तौर पर भी मतलब सीएम फेस के तौर पर ही हो गया जब सीएम के खिलाफ आप खड़े कर रहे हैं, और वो भी मुश्किल सीट है। प्रवेश वर्मा के लिए भी कोई आसान सीट नहीं है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम। हाँ, तो उनके खिलाफ खड़ा करना, इसका मतलब आपने एक ऐसे फेस को दिया है कि उनको ये मौका दिया कि यदि आप जीत जाएंगे और सरकार बनती है तो आपके पास एक मौका है मुख्यमंत्री बनने का, दावेदारी हो जाएगी। तो प्रवेश वर्मा के लिए उस हिसाब से मुश्किल सीट है, इसको आसान सीट नहीं कहना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इससे मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा 2 मजबूत कैंडिडेट वहां पर आ गए। और ऐसा कैसा वहाँ भी हुआ है, जो आतिशी जी हैं, आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को खड़ा किया और यहाँ रमेश विधुड़ी को उन्होंने दिया। तो रमेश विधुड़ी का भी जातिगत समीकरण और जातियों के हिसाब से एक अच्छा सा मजबूत वोट बैंक है। रमेश विधुड़ी और चाहे प्रवेश वर्मा बड़े कॉम्बेटिव नेता हैं, कॉम्बेटिव, दोनों ही कॉम्बेटिव हैं। ये दोनों बिल्कुल ठीक आपने कहा कि दोनों लोग बड़े कॉम्बेटिव हैं। सिरसा साहब जो हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो अकाली दल से यहाँ आए हैं, काफ़ी समय से पार्टी में लगे हुए थे और अब उनको टिकट दे दिया राजौरी से। राजौरी तो एक सिखों का क्षेत्र वाला इलाका है, पूरा का पूरा वेस्ट दिल्ली में यदि देखा जाए, तो वो भी एक मजबूत सीट उनके पास ठीक है सर हो सकती है। सतीश उपाध्याय एनडीएमसी के वो रहे, चेयरमैन रहे, और उसके पहले वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। लंबे समय से पार्टी के नेताओं में से मजबूत कैंडिडेट उनको मैं देखता हूँ। ठीक है सर, आपके हिसाब से कैसा कॉन्टेस्ट बनता दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जो पहली सूची जारी की है उसके द्वारा पहला मुख्य संदेश यही है कि पीछे जो हुआ इस बार हमारे पास जितनी क्षमता है, जो संसाधन है व्यक्ति के रूप में, वो सब उतर रहे हैं और दिल्ली की सत्ता हमको बदलनी है। ये इसका एक मैसेज है जो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि आने वाले समय में हमको दिल्ली के आधार पर न केवल जन कल्याण का काम करना है बल्कि राष्ट्र को उस जगह पर ले जाना है जहां इसको जाना चाहिए था। तो कल प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद और आज ये सूची अगर आप देख रहे हैं तो अब ये जो प्रवेश वर्मा और इनके रमेश विधुड़ी की बात कर रहे हैं, दिल्ली के पुराने नेता हैं। रमेश विधुड़ी चुनाव लड़ते जरूर रहे लेकिन पूरे दिल्ली में काम करते रहे, विद्यार्थी परिषद से हो रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली के ज्यादातर मोहल्लों में पुराने लोगों से, नए लोगों से शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है लोकसभा के बाद, सभी से व्यक्तिगत रिश्ते उस व्यक्ति के हैं। प्रवेश वर्मा भी वो क्षेत्र जरूर था लेकिन प्रवेश वर्मा भी दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनको भी पता है कि हमको पिता के उत्तराधिकारी के रूप में जो है हमको खड़ा होना है तो दिल्ली में काम करें। उनका जो एनजीओ है वो जगह जगह काम करता है, नई दिल्ली में भी वो अपने शिविर लगा के काम करते हैं। तो ये केवल नाम नहीं है, नैरेटिव के दृष्टि से जो दिल्ली की भाषा होती है पुराने लोगों के बीच, उसकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण। सर, आपने जो अभी जिस बात से आपने अपना बयान शुरू किया वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक बार देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास हम जाते हैं। आप कह रहे थे कि बीजेपी इस बार जीतने के इरादे से लड़ती हुई दिखाई दे रही है इस चुनाव को, शायद ये ही है ये शायद पिछले चुनाव में मिसिंग था। क्या देवेंद्र, क्या बीजेपी इस बार वाकई सत्ता परिवर्तन करने के लिए सब कुछ झोंकने के इरादे से जा रही है चुनाव में? और पिछले अगर 2 चुनाव की से तुलना कर लें सौरभ, तो निश्चित तौर पे ये समझ में आएगा कि इस बार के चुनाव में पार्टी जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ रही है वो निश्चित तौर पे पिछले 2 चुनावों से बिल्कुल उलट है और बहुत ज़्यादा ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। और एक दूसरी चीज़ की संघ की भूमिका भी इसमें ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। संघ इसके पहले के चुनाव में दिल्ली में जैसे एक्टिव रहता था और शीर्ष स्तर पर संघ के लोग भी जो संघ के बीजेपी के साथ पॉलिटिकल रिश्ते को देखते हैं वो लगातार कई बैठक कर चुके हैं दिल्ली में। तकरीबन 10 दिन पहले भी उन्होंने
उन्होंने एक बैठक की थी, और उस लिहाज से जो पैटर्न हरियाणा का था संघ का चुनावी राजनीति में दखल को लेके, जो महाराष्ट्र में जिसमें संघ का जिस प्रकार का काम था, वैसे ही तस्वीर नजर आ रही है। और दिल्ली में वो कोशिश नजर आ रही है कि उस तरह की कोशिश के तहत इस बार दिल्ली में कोशिश है कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ पे झटका दिया जाए, बीजेपी की सरकार को बनाया जाए। और जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है सौरभ, निश्चित तौर पे इस बार बहुत अलग तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया। और जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में आना, मीडिया को बताना, उसकी तस्वीरें जारी होना, इन सबसे उलट पार्टी ने एक तरह से आप कहेंगे गुपचुप तरीके से इन नामों को तय किया और पहली सूची जारी की। इसमें कांग्रेस से जो आए नेता हैं, अगर उनमें पोटेंशियल था, जैसे अरविंदर सिंह लौली की बात कर ले या जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह की बात कर ले, उनको टिकट दिया गया है। कैलाश गहलोत की बात करें, जो कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे, उनको भी ज्वासन से टिकट दिया गया है। तो पार्टी की पूरी ये कोशिश है कि हर सीट पे जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं उनको चुनावी अखाड़े में उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं को भी ये लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि बाकी पूरे देश में आप जगह जगह सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले को भेद नहीं पाते। और इस बार पार्टी को ऐसा लग रहा है ग्राउंड पे कि माहौल ऐसा है कि अगर कैंडिडेट सही दिए जाएं तो आम आदमी पार्टी को झटका दिया जा सकता है। उसके तहत पूरी कोशिश करते नजर आ रही है बीजेपी। कम से कम देखना होगा कि आगे ये कैंपेन कैसे आगे बढ़ता है। ये जो खास तौर पर जो दो नाम अभी चर्चा में चल रहे थे और अब ये सही साबित हुए, रमेश बिधूड़ी का और साथ में अरविंद केजरीवाल के सामने जो नाम दिया गया है, दोनों सांसदों को उतारने के पीछे क्या रणनीति देखते हैं आप? और दोनों पूर्व सांसदों को उतारने के पीछे सौरभ ये था कि जब पिछली बार इनका टिकट काटा गया, तो टिकट काटने के साथ जैसे रमेश बिधूड़ी का टिकट तो हम सभी जानते हैं कि इसीलिए कटा था, आधिकारिक तौर पे भले ही नहीं बताया गया हो कि जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दे दिया था और उस बयान के चलते जो किरकिरी हुई थी पार्टी को, उसके चलते एक सजा दी गई है उनको और लोकसभा का टिकट काटा गया था। लेकिन टिकट काटने के साथ साथ क्योंकि वो एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में उनकी पहचान है, ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं लगातार, और छवि अच्छी है ईमानदारी के मामले में। बोलने को लेकर जरूर पार्टी के भीतर थोड़ी असहजता रहती है, लेकिन ईमानदारी को लेकर कोई असहजता नहीं रहती और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को लेकर बिल्कुल भी असहजता नहीं रहती। बहुत ग्राउंड पे परफॉर्म करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो लोकसभा कटने के साथ साथ उनको यह बता दिया गया था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और वो कालका जी की सीट होगी। 2 सीट के बारे में उनसे पूछा गया था, कालका सीट के बारे में बताया गया था। दूसरी चीज की प्रवेश वर्मा के बारे में भी, हालांकि उनके टिकट काटने की वजह कुछ और बताई जा रही थी, लेकिन तब भी टिकट काटने के साथ साथ उनको भी ये जानकारी दी गई थी कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। और तकरीबन 1.5 महीने पहले उनको बाकायदा ये बता दिया गया था कि नई दिल्ली सीट पे आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने हेवी वेट्स के मार्फत, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इनको घेरना चाहती थी। और ऐसे हेवी वेट जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया हो, तो आपने देखा होगा कि चुनाव आज नाम आने से काफ़ी पहले प्रवेश वर्मा ऑलरेडी नई दिल्ली सीट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और जो महिलाओं को फॉर्म भरवाने की जो बात थी उसमें तो, और पैसे देने की बात थी उसमें तो सबने देखा ही कि किस प्रकार से इस सीट पे वो एक्टिव हैं। सौरभ, शुक्रिया बहुत देवेंद्र प्राशर आपका। सर, अभी जो बातें देवेंद्र भी बता रहे थे, जुड़ता हुआ सब दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हेड ऑन टक्कर दी है, जिस तरीके से करप्शन का उन्होंने चार्ज उनके ऊपर लगाया, पहले ऐसा नहीं होगा, कम से कम इतना मुखर होकर, या शायद वो तवज्जो नहीं देना चाहते थे ज़्यादा, तो केजरीवाल को उतनी टेंशन नहीं देते थे, लेकिन कल उन्होंने काम किया। और उसके बाद अब ये लिस्ट जो कुछ बता रही है, दूसरा संघ की इन्वॉल्वमेंट के बारे में दिल्ली में जो भी देवेंद्र कह रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री का कल बहुत स्पेसिफिक भाषण था जो दिल्ली की जनता को अपील करे। वो पहले तो आज के देखिए, इसके द्वारा बीजेपी ने कई संकेत दिए हैं। अभी तक यह माना जाता था कि दिल्ली में बीजेपी कोई लीडर नहीं सामने रख रही है कि दिल्ली को लीड करने वाला कौन है। केजरीवाल ने कल ही बोली बात है। ये इस चुनाव से जिस प्रकार के लोग उतारे गए हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे बिधूरी हो, या मनजिंदर सिंह सिरसा सिख चेहरे के रूप में हो, या फिर ये जो आरपी सिंह का नाम मुझे लगता है कि है नहीं है, तो ये जो सारे नाम आ रहे हैं, ये अब यहां से बीजेपी के दिल्ली के चेहरे के रूप में आ रहे हैं। पहले विजय कुमार मल्होत्रा, साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, ओम प्रकाश कोहली, केदारनाथ साहनी, 5 लोगों के नाम रहे। बाद में एक हर्षवर्धन, उस बीच में पूरा गैप रहा है। तो अब ये पहली बार 2024 के चुनाव से अब दिल्ली का एक चेहरा देने की कोशिश है। और ये दोनों नेता जो हैं, जो दिल्ली के स्थानीय लोग हैं, जहां केजरीवाल की अपील होती है वहां जाके उसकी भाषा में बैठ करके, उनके साथ बजाबता पालथी लगा के बैठ करके वहां की भाषा बोलने वाले ये नेता है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से लड़ रहे, एक इलीट के लोगों का क्षेत्र है, वहां उनका घर है, वो वहां रहे हैं, एनडीएमसी से बहुत सारे वर्क उन्होंने किया है।
तो ये एक बीजेपी की मेरे ख्याल से 1998 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2003 के बाद से पहली बार एक जबरदस्त शुरुआत। आपको बड़े बड़े नाम में जो है वो एक बार फिर से बता देता हूं। परवेश वर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ नई दिल्ली की सीट से। इसके अलावा कालका जी की सीट से आतिशी के खिलाफ विजेंद्र माफ कीजिएगा सर, रमेश बिधूड़ी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मनजिंदर सिरसा को चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा राजकुमार आनंद जो आए थे आम आदमी पार्टी से मंत्री, उनको टिकट दिया गया। कैलाश गहलोत को टिकट दिया गया जो अभी आए हैं बिजवासन की सीट से, जो अभी अभी आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए हैं। सतीश उपाध्याय को टिकट दिया गया है। और आप कहेंगे मतलब इस लिस्ट में आपको सीरियस उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। अरविंदर लवली जो कांग्रेस से आए अभी भाजपा में, उनको भी इस बार टिकट दिया गया है। अब सवाल यही है कि अभी तक इस लड़ाई में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। मैं भी ये ब्रेक में यही पूछ रहा था अवधेश जी से कि क्या लगता है आपको क्या होगा चुनाव में। अब वो ब्रेक की बात तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसे रोज एक घोषणा की, महिलाओं के खाते में इतना रुपया, पुजारियों के खाते में इतना रुपया हम देंगे, ऑटो रिक्शा वालों को हम ये देंगे, रोज एक नया ऐलान वो करते थे। बीजेपी ने उसका काउंटर किया ये कह करके ये जो घोषणाएं करा रहे हैं सब हवाई घोषणाएं हैं। अगर वाकई देना चाहते हैं तो चुनाव जीतने के बाद की क्यों बात कर रहे हैं। अभी सरकार में हो भाई, 2 पैसा जो ट्रांसफर करना है अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है इस तरीके से, और उस पर एफआईआर वगैरह भी हो गई। तो ये लड़ाई चल रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी कूद गई। आपने देखा जो केजरीवाल जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित, उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैं एफआईआर कराऊंगा इनके ऊपर, मानहानि के दावे करूंगा मैं इनके ऊपर। इन्होंने ये लोगों से झूठ बोल रहे हैं। अभी तक लड़ाई यहां थी। कल नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल पारा गर्म कर दिया। केजरीवाल को सीधे टारगेट पर लेकर, ये कट्टर बेईमान लोग हैं, मैं चाहता तो अपने लिए शीश महल बना देता, लेकिन मैंने आपके लिए घर बनाया, ये अपने रहने के लिए महल बना रहे हैं, यमुना की सफाई नहीं की क्योंकि उससे वोट नहीं मिलते, तमाम तरीके की बातें। और आज इसमें अमित शाह जी ने भी आप कहिए कि हवन में अपना हिस्सा जो है वो डाल दिया है, आहुति डाल दी है। अमित शाह ने बाकायदा लिस्ट लेकर के गिनाया, बताओ अरविंद केजरीवाल इतने लाख के पर्दे क्यों लगाए, इतने लाख के टीवी क्यों लगाए, तुम्हारे घर में इतना महंगा पिलर क्यों लगा है, इतना महंगा कालीन क्यों लगा है। तो सुनिए, और जवाब कल केजरीवाल जी का आया था वो भी सुना रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी, आज अमित शाह क्या बोले और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया था। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने, किसके पैसों से 6 करोड़ को मोटराइज पर्दे लगाए, किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए, किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए, किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई, किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए। दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया, ऐसा भी कहीं हो सकता है? कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत
आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। सब जनता तय तो जनता ही करेगी, लेकिन बीजेपी का प्रहार क्या है कि ये बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं। केजरीवाल आए थे राजनीति बदलने के लिए, राजनीति को और मैला कर दिया और गंदा कर दिया, अपने लिए इतना बड़ा महल बना लिया, अपने घर में इतना करोड़, अब वो जो अमित शाह बोले, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इतने करोड़ का वाटर प्लांट लगा दिया है और यहां नल से पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी जहां आता है नल में वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है, टैंकर माफिया काम कर रहा है, यमुना की सफाई नहीं करते, सड़कें बनवाते नहीं, ये सारी बातें तो बेईमान है और काम नहीं करते। ये जो है हमला प्रहार जो है भारतीय जनता पार्टी का। जवाब आपने सुन लिया केजरीवाल जी का। कल उन्होंने शीश महल पर भी जवाब दे दिया था कि भाई इनको इतने घर बनाने थे, इतने बनाए, मतलब इतने लाख बनाने थे, ये 3-4 हजार घर बना करके उंगली कटा करके शहीद होने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का घर कितने में बन रहा है, कोई ये मुझे बता दे। प्रधानमंत्री आवास पर जितना खर्चा हो रहा है उसका कोई जवाब देगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कितने हजार करोड़ के हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, इसका जवाब कौन देगा। विजय जी, अभी तो ये राजनीतिक आरोप का सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि अब चुनाव का आगाज हुआ है। ये तो सही है कि मतलब वो एक ज़्यादा पैसा उसमें खर्च किया गया केजरीवाल साहब के घर में और अब उसमें तो ये भी जांच होनी है कि जो बिल बने हैं क्या वो बिल सही हैं, नहीं है, कुछ उनको कितना उसमें भी पैसा खाया गया हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, लेकिन वो पैसा तो जो जनता है उसका गया ही है ना ओवरऑल। तो उसको आप एक्सपेंडिचर के तौर पर देखें, वो तो अलग जांच का विषय होगा कि उसको किस तरह से किया गया है। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल साहब जब आए थे 2012-13 में राजनीति में, तब वो इससे उलट बात करते थे। वो सादगी की बात करते थे, वो छोटे घर की बात करते थे, वो छोटी गाड़ी की बात करते थे। आज वो उससे उलट एक मुख्यमंत्री आवास उन्होंने बनाया जिसमें इतना पैसा खर्च किया गया, गाड़ियाँ आई, काफिला हुआ, सब कुछ उनके साथ हुआ। ये भी सही है कि वो घर तो लेके नहीं जाएंगे, नए कोई मुख्यमंत्री होंगे, हो सकता है परवेश वर्मा जी आपने बताया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो उनको वो घर मिल जाए। अभी भी वो कौन सा रह रहा है, अभी भी तो अभी नहीं रह रहे वो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तो घर अब किसी भी कोई मुख्यमंत्री रहेगा तो उसके पास चला जाएगा, मुद्दा वो नहीं है। और जैसे केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री के लिए जिक्र किया, जब केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं उसमें नहीं रहूंगा तो प्रधानमंत्री जी भी जब तक हैं तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो तो एक सरकारी आवास हुआ ना, उस पर कितना काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 467 करोड़ का उन्होंने बताया, तो उससे मसला नहीं है। मसला ये है सर क्या केजरीवाल को बेईमान साबित करने पे बीजेपी कामयाब होगी? यही सवाल, इस सवाल का जवाब तो आपको जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा कि केजरीवाल को क्या बेईमान साबित करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब की इमेज पे डेंट हुआ है, मगर मैं समझता हूं कि उतना डेंट नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं कि ये जो आप रोज भाषण दे रहे हैं या बात कर रहे हैं कि 45 करोड़ का शीश महल बनाया उससे वो भ्रष्ट केजरीवाल साबित हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा उन्होंने इस्तीफा ही इसलिए दिया कि लोगों को लगने लगा था कि भाई केजरीवाल जी मौज में जीने के आदी हो गए। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, मुझे इसमें उड़ीसा विधानसभा चुनाव का परिणाम नजर आ रहा है। जैसे उड़ीसा में जो चुनाव परिणाम हुआ था, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव परिणाम हुए थे, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा था? आज भी उड़ीसा का कौन मुख्यमंत्री, अगर कोई पूछेगा तो 2 बार सोचना पड़ता है, फिर मुख्यमंत्री का नाम लेना पड़ता है। तो उड़ीसा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 147 में से 78 सीटें जीत ली और लोकसभा की 21 में से 20 सीटें जीत ली, सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील और प्रधानमंत्री के काम पे। वहां पर क्या भ्रष्टाचार किया था क्या नवीन पटनायक ने? उनसे ज्यादा ईमानदार राजनीति तो पूरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर उनका कार्यकाल बहुत लंबा भी हो गया था, 24 साल से थे ना वो, तो 10 साल से तो इनका भी हो गया अरविंद केजरीवाल का।
भारतीय जनता पार्टी का कोई जमीनी ग्राउंड न होने के बाद भी जिस तरीके से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का परिवर्तन किया, मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी वैसा ही सत्ता परिवर्तन करने की जा रही है। और केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि आप 45 करोड़ रुपए शीश महल क्यों बनाया, मैं चाहता तो मैं अपने लिए बना देता। दिल्ली की जनता का 45 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी कि आपको शीश महल बनाना पड़ा? कह रहे ना मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया घर, ये सरकारी घर है। आपके पास पहले से मकान था, वो पैसा आप कहीं और लगा देते। आपको ये बताना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर घर घर शराब बिकवाने की, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? आपको ये बताना पड़ेगा कि आप यमुना सफाई के नाम पर आए थे और अब आप कहते हो कि यमुना सफाई के नाम से कह रहे हैं कि केजरीवाल जा रहे हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं। मुझे लग रहा है केजरीवाल की स्थिति बहुत बुरी है और जाना उनका लगभग तय है। बताइए सर। देखिए, इस बार का चुनाव जरा पहले के चुनाव से बिल्कुल गुणात्मक रूप से अंतर है। कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? पहला, दिल्ली में 1973 के बाद पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 नए परिसर बन रहे हैं। 73 में दक्षिण साउथ कैंपस बना था, उसके बाद कभी नहीं बना है। ये हमेशा ध्यान रखें। 1995 के बाद पहला कोई कॉलेज दिल्ली में बना है। न शीला दीक्षित ने बनाया, न उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बनाया। 20 डिग्री कॉलेज की इन्होंने घोषणाएं की थी बनाएंगे। जमीन आपके पास नहीं है, लेकिन क्या आप प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार के पास गए थे? मूल बात यह है, कोई प्रस्ताव नहीं गया था। तीसरी बात कि जमीन आपके पास नहीं, आपने कहा कि भैया इतने घर है देने में तो इनको 200 वर्ष लग जाएंगे। 4700 घर दिया है, 3000 घर करीब कालका जी के क्षेत्र में, 1700 ये दिया है। शीला दीक्षित के समय के 78,000 झुग्गी झोपड़ियों के घर बने पड़े हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी घोषणा कर दी कि ये घर मैं देने जा रहा हूं, तो अर्बन प्लान मिनिस्ट्री ने कहा कि ये घर आपका कैसे हुआ? और फिर ये दावे प्रतिदावों में वो फंसा हुआ है। और जिस दिन 78,000 घर, संदीप दीक्षित ने तो कहा ये घर जो कल मोदी जी ने डेडिकेट दिए हैं, समर्पित किए हैं, ये तो हमारी मां ने बनवाने शुरू किए थे। नहीं, देखिए इससे तो मैं सहमत नहीं हूं। तीसरी बात, उसका भी फैक्ट। तीसरी बात देखिए, ये सच है कि दिल्ली के वही सड़क और वही फ्लाईओवर चमक रहे हैं जो हाईवेज के नाम पर हाईवेज से जोड़ने के लिए बने हैं, या दिल्ली के अंदर हाईवेज निकाला गया है। आप जरा नजर दौड़ा लेंगे, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली में सड़कें ध्वस्त हैं, दिल्ली की हवा खत्म है, दिल्ली की पानी सड़ी हुई है, और दिल्ली के लोगों को 3 महीने आपको बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं आएगा, लेकिन 3 महीने बाद इतने बिल आ जाएंगे जितने आप वर्षों में नहीं देते थे। जो आज कह रहे हैं ना कि गलत बिल माफ करेंगे, मैं स्वयं गलत बिल देने वाला व्यक्ति में से शामिल हूं। अनेक लोगों के बिल हमने जमा किए हैं। अब आते हैं, देखिए इस बार बीजेपी के पास अभी तक भ्रष्टाचार था, अब बहुत कुछ दिखाने के लिए है। और जहां तक रेसकोर्स रोड का सवाल है, देखिए जो कोई सर एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको रोकूं। इनको आप कह रहे हैं बीजेपी के पास दिखाने के लिए, केजरीवाल के पास देने के लिए है। वो पैसा बांट रहे हैं भाई। हाँ, वो भी बता सीधा। इस बार के चुनाव में देखिए केजरीवाल जी के, आपने कहा है तो इसी पर आ जाते हैं। INDIA के बाकी घटकों से अलग केजरीवाल जी का जो एकदम एक दृष्टि है, नजर ना, वो दृष्टि देखी है कि आने वाले लंबे समय में हिंदुत्व इस देश की राजनीति का एक सशक्त और अस्थायी प्रवृत्ति बन चुकी है। 1-2 चुनाव में बीजेपी अगर आगे पीछे जाती है उससे कोई अर्थ नहीं बनता है। तो उन्होंने उन निकलते समय ही वंदे मातरम का नारा लगाया था। उस समय मैं आपके कार्यक्रम में था, और भारत माता की जय जेल से निकलते हुए नारा लगाया था। हम कहें कि INDIA में एक नए, इसीलिए पुजारियों को पैसा, पुजारियों को भी पैसा दिया है। और मेरा अपना संदेह है कि इमामों की जो लड़ाई हो रही है वो ये दिखाने के लिए ही है कि हमने जो है इमामों को पैसे दिए नहीं है। पुजारियों का चूंकि भाजपा का एक बड़ा प्रकोष्ठ है उसमें। ठीक है सर, ठीक है। और वो काम कर रही है। सर अपना मुझे अभी तक का आप असेसमेंट बता दीजिए, दिल्ली का क्या लग रहा है? देखिए, कल जो प्रधानमंत्री ने बोला है और आज जिस प्रकार से कैंडिडेट आए हैं, उससे तो दिल्ली की लड़ाई बहुत सघन हो गई है। 3 दिन पहले आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि भाई बीजेपी लड़ाई में पीछे चल रही, कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का जो युद्ध का एक नीति होती है उसमें केजरीवाल आगे थे। लेकिन कल और आज में ये व्यापक अंतर आया, केजरीवाल को एक संदेश गया है। केजरीवाल को टक्कर इस बार जम के मिलने वाली है, और कांग्रेस भी खड़ी होती दिखाई दे रही है चुनाव में। तो यह अभी तक का चुनाव का जो आप कह सकते हैं हमारा आंकलन है। प्रधानमंत्री का एक सालाना एक रिचुअल है, जब अजमेर में वो एक चादर भेजते हैं, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से भेजते हैं वो चादर। वो पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए वो चादर पहले यहाँ दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया पर जाती है, फिर यहाँ से वो अजमेर भेजी जाती है। तो यहाँ चादर कल यहाँ निज़ामुद्दीन भेजी गई थी, फिर उसके बाद वो चादर अब अजमेर पहुँच चुकी है। खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू वो चादर लेकर के गए। अब एक, जैसा मैंने आपसे कहा, एक सालाना
मामला है, एक रिचुअल ही है, होता ही है हर साल। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, इनसे पहले भी जितने प्रधानमंत्री रहे, जितनी मुझे याद है, वो भी ये चादर भेजते रहे हैं। तो एक सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है तो हर आदमी अपनी बात कहता है। जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनको ये बहुत पसंद नहीं आता कि आप क्यों चादर भेजते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर। आप सोशल मीडिया अगर फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स दिख जाएंगे। दैट असाइड, जरा बातों को जोड़ के देखिए। अभी संघ प्रमुख ने क्या कहा था, संभल का जब विवाद हुआ, हिंसा हुई, अजमेर में ही दरगाह पर हिंदुआ शिव मंदिर है ये दावा कर दिया गया अदालतों में, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए नए नए विवाद उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का ये जेस्चर, भले ही मैं खुद ही कह रहा हूं कि हर साल होता है, लेकिन फिर भी उसी बात को रीइंफोर्स करने वाला है एक तरीके से कि झगड़ा विवाद इसका समय नहीं है, ये समय है मेल मिलाप का, समय है दूरियां कम करने का। और उन्होंने ये चादर भेजी, वहां पहुंची भी चादर, वहां पर जो खादिम है उन्होंने जो कहा वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। इसकी बात हम लोग अभी थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। पहले आपको मैं सुना रहा हूं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो चादर लेकर के गए, उनकी बात। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ, हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। सर, संघ प्रमुख कहते हैं झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, चादर भेज रहे हैं नरेंद्र मोदी से। मैंने आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर जो बहुत कोर कट्टरवादी जो लोग हैं उनको नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का जेस्चर क्या कह रहा है? जी, प्रधानमंत्री का संदेश है पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए आपको, और ये बिल्कुल जो संघ प्रमुख हैं उसकी लाइन पर चलता हुआ है कि वो विवादों से दूर रहे। और क्या ये मैसेज ये भी है कि भाई जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंग है कि नहीं है? इसी दरगाह में शिवलिंग है, ये मुकदमा लगाया गया है। तो वही तो कह रहा हूं, मुकदमा लगाया गया है। तो प्रधानमंत्री के संदेश से तो क्या ये मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर नहीं है? ये सरकार जो है वो मानती है कि वो दरगाह ही है। मतलब हिंदू और मुसलमान तो अलग करिए बात, धर्म को, लेकिन ये मैसेज तो जा रहा है ना। और इसको सोशल मीडिया पर, ये चादर का मुझे तो याद है कि हमेशा ही जाती प्रधानमंत्री कार्यालय से, ये हो मनमोहन सिंह हो, उनसे पहले हो, सभी भेजते हैं। लेकिन इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जब राइट वो लेके जाते तो वो लेकर जाया करते थे। स्मृति ईरानी लेके गई, स्मृति ईरानी भी लेकर गई। तो इसलिए कोई ऐसी नई बात इसमें चादर भेजना वो नहीं है ना खास बात। चादर भेजने के साथ जो मैसेज है कि भाई अब ये विवादों से आप दूर रहे, ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज है संघ के बाद, संघ प्रमुख के बाद। सर ये बार बार कह रहे उसी अजमेर की बात है जहां पर इसीलिए मैंने कहा, तो इसका मतलब या तो प्रधानमंत्री जी ने ये, इसको आप ऐसे सर्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता कि वो दरगाह ही है, मंदिर वो दरगाह है, मंदिर नहीं है। और दूसरा जो बड़ा मैसेज है वो ये है कि भाई ये झगड़े छोड़िए, रोज रोज के विवाद छोड़िए, इस पर आपको सबको साथ लेकर चलना है, सब पर काम करना है। लेकिन संघ प्रमुख के बयान पर भी कंफ्यूजन रही ना, हमने भी डिस्कस किया ऑर्गेनाइजर में या पांचजन में अलग अलग किस्म के आर्टिकल छपे। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा, संघ प्रमुख को खुद को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनको समझ में आता है। ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा उसके लिए भी मैंने कहा था कि वो एडिटोरियल तो उनके बयान से पहले का है, वो छपा बाद में होगा, लेकिन मैगजीन्स को आप जानते हैं कि कैसे मैगजीन्स में एडिटोरियल कब लिखे जाते हैं, कब आते हैं। अच्छा। यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि संघ प्रमुख से उलट कोई ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिख देगा तो बात भी सही है। भाई फाइनल लाइन तो वही है जो संघ प्रमुख ने कह दी कि झगड़े अब नहीं करने हैं, उस पर है। और मुझे लगता है ये फाइनल मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये रोज रोज आपके लिए शिवलिंग ढूंढ रहे हैं या कुछ और ढूंढ रहे हैं, मंदिर ढूंढ रहे हैं, या उसमें आप प्रधानमंत्री ने भी he has put his foot down कि अब ये झगड़े बंद हो। यही है सर मैसेज? नहीं, किसी गंभीर चीज को ज्यादा गंभीरता से देश के, पार्टी के, विचार के अतीत और वर्तमान और भविष्य को देखते हुए निष्कर्ष निकालना चाहिए। दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान दीर्घकालिकता में होता है, त्वरितता में तुरंत फुरत बहुत चीजों का समाधान नहीं होता है। देखिए, इसका जो पहला मैसेज तो ये है जो चादर भेज के कि हमारा देश कैसे काम करता रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय इस देश में
मूलतः ऐसे तो 108 ये 51 और 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान में है, 3 बांग्लादेश में है, तिब्बत में है, बाकी सब हमारे देश में। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी नवरात्रा का थाल उन 51 शक्तिपीठों में भेजा गया? अगर आज तक जा रहा है तो ये तो देश को सोचना है। अगर हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या महाशिवरात्रि का कोई थाल या कभी उस 12 ज्योतिर्लिंगों में कभी देश को भेजा गया? क्या वैष्णव परंपरा में जो बड़े बड़े हमारे यहां विष्णु जी के मंदिर हैं, क्या उसमें भेजा गया? लेकिन ये उर्स का चादर वही क्यों भेजने की हमारे देश में परंपरा बनी? तो प्रधानमंत्री, इसके लिए आप दोष प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं कि चादर तो भेजते हैं, थाल क्यों नहीं भेजते? प्रधानमंत्री तो एक संकेत दे रहे हैं कि ये देश कैसे चल रहा था, वहां भेजने में कोई समस्या बदला नहीं। तो उन्होंने भी नहीं ना। नहीं, बदलने की अभी समय ऐसा है कि चीजें बदलने की बजाय चीजें को संतुलित करने की आवश्यकता है। वही कह लीजिए, तो वो नहीं किया ना मोदी जी ने भी। देश तो उसके लिए तैयार होना चाहिए ना। आप बिना किसको प्रॉब्लम है अगर ज्योतिर्लिंगों में यहां से प्रधानमंत्री की तरफ से भी चढ़ावा जाएगा? किसको प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, वो नहीं है। सरकार तो हर दिन इसमें देखिए, इसमें हमारे देश में सब जगह पर इतना बड़ा काम सरकार के पैसे से हुआ है। हाँ, ठीक है। इस देश में मंदिर के पैसे से नहीं हुआ। इस देश में जो सेकुलरिज्म, सेकुलरवाद के नाम पर कैसी नीतियां रही हैं एक पक्षीयतावाद की, वो इसका बड़ा संदेश है। दूसरी बात आते हैं उसमें आगे भी, दूसरी बात आते हैं कि देखिए हम लोग कट्टर हिंदुत्ववादी, उसे हिंदुत्ववादी में कट्टरता का तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन इस देश के हिंदुत्व को, हिंदुत्व समर्थकों को, हिंदुत्ववादियों को और हिंदू लोगों को विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसे लोग इस मुद्दे को उठा करके न्यायालय में। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अब एक एक करके पूछता हूं छोटे छोटे सवाल। चादर भेजना ठीक है? चादर भेजना ठीक है? चादर इस नाते ठीक है कि देश को यह संदेश मिलता रहे कि हमारे देश का इकोसिस्टम कैसे एक पक्षीय सेकुलरवाद के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ। तो मोदी जी तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी संदेश दे रहे हैं। अगर देश को बदलना है तो आपको यह संदेश देकर लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मैसेज दे सकते हैं कि उसके साथ साथ और भी चीजें। चादर भेजना तुष्टीकरण है, वो पहले के लोग ये करते रहे, मोदी जी वही परंपरा आगे निर्वाह कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तुष्टीकरण नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी उसको जारी रख करके और ये संदेश दे रहे हैं कि ये देश कैसे चलता है। मोदी जी मन से नहीं भेज रहे, मतलब मुझे नहीं लगता। अब सर मन की बात तो आप ही जानते हैं। नहीं, मन से तब होगा जो वहां भी भेजें, बाकी जगह भी समय समय पर जाए। वो कह तो रहे हैं, वो तो हर दिन जाते हैं। बनारस का कॉरिडोर जाते हैं सर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परंपरा स्थापित करना। नहीं, दोनों में अंतर है सर। देश में एक परंपरा सत्ता की स्थापित करना की हमारी देश के पहचान अजमेर शरीफ से है कि शक्तिपीठों से है, ज्योतिर्लिंगों से है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह बंद कर देना सर। प्रधानमंत्री हैं, उससे बंद करने से ज्यादा इस देश में अगर हिंदू मुसलमान सब है तो वो सत्ता का सिस्टम उस ढंग से और उसके ढांचे में आप ये भी ठीक है और वो भी ठीक है सर, ऐसा कैसे? नहीं, ढांचे में बदलाव आना चाहिए। समीर जी देखिए, जब G20 का कार्यक्रम हुआ था, सब दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब आए थे, 20 देशों के, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राजघाट लेकर गए थे गांधी जी के पास। और फिर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया था कि मैं इन सभी राष्ट्राध्यक्षों को राजघाट इसलिए लेकर आया था कि दुनिया को अहिंसा का संदेश मिले, दुनिया को भाईचारे का संदेश मिले, दुनिया को संदेश मिले कि मिलजुल कर एकजुट होकर रहना है। यह समय युद्ध का नहीं है, यह समय बुद्ध का है, और गांधी से बड़ा शांति का संदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट ले जाकर संदेश दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी अगर भेज रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार उन्होंने भेजा है। 2014 से वो लगातार भेज रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक है, लेकिन मस्जिद में मिलने जाते हैं ना। मिलने क्यों जाते हैं? वो संदेश देने के लिए जाते हैं कि हमें मिलकर रहना होगा। भी इसी देश के हैं। बिल्कुल। जब संघ प्रमुख खुलकर कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, हर शिवलिंग के नीचे आपको मस्जिद नहीं ढूंढना है, या हर मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग नहीं ढूंढना है, तो वो क्यों कहते हैं? जब संघ प्रमुख खुलकर कहते हैं कि कुछ लोग ये मामले को उठाकर हिंदू समाज के नेता बनना चाहते हैं, यह स्वीकार नहीं होगा। फिर मोदी सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्यों नहीं दाखिल कर रही है एफिडेविट? कितनी बार से सुप्रीम कोर्ट? अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट अब इस बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा मैं सुनवाई ही नहीं करूंगा जब तक आप बताएंगे नहीं आपका रुख क्या है इस पर। मोदी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर या तो कह दे कि जो भी कानून बना हुआ है ठीक बना हुआ है, जहां जो है वैसे ही रहेगा। अगर ये कानून गलत होता,
मोदी सरकार इससे अगर तैयार नहीं होती तो मुझे लग रहा है 2014 से लेके 2024 तक का जो 10 साल का समय, मोदी जी को एक दिन का समय नहीं लगता इस कानून में चेंज करने के लिए। केंद्र सरकार इस कानून को बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। जो कानून बना था उसे उसी वे में कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज 10 साल थे मोदी सरकार के पास इसे बदलने के लिए। अगर ऐसा इसमें हुआ सरकार कोई परिवर्तन नहीं समीर जी कह रहे हैं ये- प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये एक्ट बहुत से देखिए, मोदी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने जो उठाया है अति गंभीर विषय है। इससे देश का मतलब ये भविष्य जुड़ा है, दीर्घकालिक भविष्य जुड़ा है। इसको इतने हल्के ढंग से हम कोई भी चीज को नहीं ले सकते हैं। अब ये जो किसी चीज के लिए मुझे अच्छी तरह याद है, एक माहौल बनना बहुत जरूरी है। और माहौल तभी बनता है कि उस देश के बहुमत को देखे कि उस विधेयक को लेके कैसे रिएक्शन आ रहे हैं देश में। अगर एकाएक सरकार सब चीज करने लगे, सरकार को भी यह समझने की आवश्यकता है कि देश का मन क्या चाहता है, और मन जानने के लिए उसमें समय लेना, थोड़ा चीजों को खींचना, कई बार समय पर चुप रह जाना, समय जब आता है तब उस पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। यह हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, मोहन भागवत जी के वक्तव्य को बहुत कुछ कंटेक्स्ट से अलग करके एक पंक्ति छाटी गई है। जिस दिन आया था उस दिन मुझे रहना था। वो भाषण 19 दिसंबर का है, पुणे का, और सहजीवन व्याख्यान था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बैठे हुए थे। वो अस्थायी व्यवस्था, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उसका हिंदी अनुवाद लगभग मेरे को बताइए सर, मैंने भेजा था। देखिए उसमें यह भी कह रहे हैं कि हमारे देश का कल्चर क्या है, किसी भी प्रतिमा को, धर्म को अपमानित करना, उसका मजाक उड़ाना किसी देवी देवता का, यह इस देश में नहीं चलेगा। यह किसी का विरोध भी नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। अगर विश्व गुरु हमको बनना है तो अलग अलग वो धर्म शास्त्रों का उदाहरण देते हैं कि हमारा देश कैसे रहा है। हमारा देश ही है जो हिंदू संस्था 25 दिसंबर मना सकती है। इस कल्चर को दूसरे को भी समझना चाहिए। यहां से होते हुए फिर आकर के अंतिम पंक्ति है जो आप लोग पढ़ रहे हैं इस भाषण का, उस अंतिम पंक्ति में वो बोल रहे हैं, इसमें बहुत लंबा भाषण है। उस अंतिम पंक्ति उसमें विरोधाभास है क्या? हाँ सुनिए, नहीं विरोधाभास नहीं है, उस पंक्ति को ठीक से समझने की आवश्यकता है। वो अंतिम पंक्ति में आना है कि भैया ये जो हमारा, ये जो कुछ इस समय जिस प्रकार से लोग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे सोचते हैं कि हिंदू का नेता बन जाएंगे, वो नहीं नेता बनेंगे। जिन स्थानों की संस्था रही है वो है, बताते हैं कि दूसरे देश में अल्पसंख्यक की क्या स्थिति है, हमारे देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, हमने कैसे उनको पहले से पाला पोसा है, तो दूसरे लोगों को भी व्यवहार बदलने की जरूरत है। वो पूरा एक पैकेज है उसमें। चलिए, अच्छा ठीक है। तो जो कुछ वो कह रहे हैं, देखिए उसका अर्थ केवल इतना ही है कि हमको किसी भी विषय को, अब आज इस देश में 23-24 करोड़ मुसलमान हैं, एक वास्तविकता है, उसका समाधान इस तरह नहीं हो कि देश जो आगे उठ के खड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी समाधान कर रहा है 23-24 करोड़ मुसलमान है, तो मतलब प्रॉब्लम है जिसका समाधान ना अरे भाई प्रॉब्लम तो है, देश बट गया, कैसे बात करें। हिंदू मुस्लिम समस्या के समाधान पर कभी गंभीरता से विचार नहीं हुआ। आजादी के बाद इन मुद्दों पर विचार नहीं हुआ, ढकने की कोशिश हुई। जब विचार ही नहीं हुआ तो इसका निदान कैसे निकलेगा। लेकिन यह ध्यान रखिए, अभी जो कुछ मंदिर और बाकी निकल रहे हैं 78, 80, 93, 95, 98, जो कानपुर में तो 15 साल पहले मस्जिद के चारों ओर दीवार, उसके लिए तो मोहन भागवत जी कहा नहीं हो गई। मुझे लगता है मजहबी आधार पर एक लाइन खींच दी इस पर मोहन भागवत जी ने, प्रधानमंत्री ने चादर भेज दी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैं कौन हूं सरलीकरण करने वाला? मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। एक बात सर, जो चर्चा हमने अभी प्रोग्राम में शुरुआत 1 बजे शुरू करना चाहते तो बीजेपी की लिस्ट आ गई कि ये जो 6 महीने बीचे, आज तारीख हो गई है 4 जनवरी 2025, 4 जून से आज पूरे 6 महीने हो जाते हैं सर। पूरे 6 महीने हो गए सरकार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए। जो हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी को जवाब देना या माहौल बनाना, नैरेटिव बनाना, ये आ गया है क्या? अब इसके लिए आप कुछ हाल के कुछ अगर मुद्दे उठा करके देखें तो उससे हमारी चर्चा जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। मनमोहन सिंह जी के निधन पर आखिरी बात सबको क्या याद है कि वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं है, राहुल गांधी चले गए। बीजेपी पर जितना हमला हुआ, और दूसरा सरकार ने क्या किया, सरकार ने परिवार के सामने ऑप्शंस रख दिए। आप इन 3-4 जगहों में से जहां भी चाहते हैं, सरकार बड़े सम्मान से वहां मनमोहन जी की याद में एक स्मारक बना देगी। एक बात तो वो माहौल बीजेपी पर ऐसा, अब मुझे तो नहीं लगता कम से कम कि बीजेपी को उसका कोई नुकसान हुआ है। किसान बैठे, प्रॉब्लम है, दिलजीत दोसांझ मिले। आज सवाल क्या हो रहा है कि दिलजीत दोसांझ बदल गया। दिलजीत दोसांझ 4 साल पहले हमारे साथ था, आज मोदी के साथ चला गया। फाइनल आज लोगों को याद क्या रहा? ये याद रहा दिल्ली और केजरीवाल में। आप देखिए प्रधानमंत्री कितना एग्रेसिव हैं कि चुनाव को लेकर के, और ये चादर मैंने आपको दिखाई दी। यहां भी जो एक नेगेटिविटी आ रही थी
बार बार मंदिर मस्जिद का विवाद, कहीं हिंसा हो जाना, सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल दे देना, उस सब पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी एक लाइन दे दी, शांत, विवाद नहीं करना है। तो क्या बीजेपी अब बेहतर तरीके से अपनी बात देश के सामने रख रही है? सर, सहमत हैं आप इससे? बीजेपी हमेशा ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखती रही और वो नैरेटिव बनाने में कभी पीछे नहीं रही। और जब से प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, तब से तो वो नैरेटिव को आगे बढ़ाने में रहे। लेकिन पिछले दिनों जब ये 240 का जब आया मसला, उसके बाद से आज के 6 महीने उसमें वो नैरेटिव में पिछड़े। और वो नैरेटिव में 240 आने पर नहीं पिछड़े, 240 इसलिए आए क्योंकि वो नैरेटिव में पिछड़ गए थे। Exactly. जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जाएगा, वो नैरेटिव का जवाब भारतीय जनता पार्टी या सरकार नहीं दे पाई। उसका नतीजा मैं मोटे तौर पर समझता हूँ, हो सकता है बहुत सारे कारण रहे हों, लेकिन मोटे तौर पर वो रहा कि आप 240 पर आ गए। और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसे इशू रहे जिसमें आपको एक नैरेटिव को फॉलो करना पड़ा, पीछा करते रहे और उसका जवाब देने में आप लगे रहे। इंडिया गठबंधन को भी उस तरह से नैरेटिव पर आप नहीं लेके आ पाए। हरियाणा के चुनाव ने और महाराष्ट्र के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को बाउंस बैक करने का मौका दिया, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि ठीक है। और खासतौर से महाराष्ट्र का चुनाव इंपॉर्टेंट है, जिसने संविधान खतरे में या आरक्षण खत्म होने के नैरेटिव को खत्म कर दिया, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से मेजोरिटी मिली उसने ये साफ कर दिया इनिशिएटिव रेस्ट करना, आपने दूसरे के हाथ से छीन लिया, अरेस्ट कर लिया, उस तरह का ये मसला हुआ है। दिलजीत दोसांझ वाले मामले में मैं नहीं मानता कि कोई नैरेटिव बदला है। इस सरकार किसान वाली प्रॉब्लम आज भी है सरकार की। हाँ, सरकार की प्रॉब्लम ही नहीं है। सरकार को ज्यादातर किसान विरोधी मानते हैं, ज्यादातर किसान। हाँ, अब आप गिनने मत बैठिए कि वहां पर बैठे हुए हैं, नहीं, लेकिन पूरे। और दिलजीत दोसांझ को, मैं तो मध्य प्रदेश गया था, वहां मुझे किसान कुछ मिले भी। आप जो आप बोल रहे हैं ऐसी बात वो कुछ कह रहे थे। हाँ, तो दोसांझ आए, ये अच्छी बात है। इसको सरकार की तरफ से एक PR एक्सरसाइज के तौर पे देखना चाहिए और दिलजीत वहां पर आगे, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है यदि वो सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि भाई किसानों को मनाने के लिए ये एक्सरसाइज होना कोई बुरी बात नहीं है। या जैसे आज चादर भेजने के भी मैसेज को मैं कोई गलत तरीके से नहीं लेता कि ये 6 महीने मोदी सरकार परसेप्शन के लिहाज से इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए 2024 का जो चुनाव परिणाम आया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सदमे से कम नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि आप 240 सीटों पर आ जाते हो, इधर आप चुनाव हार जाते हो। मुझे लगता है कि वो पूरा जो परसेप्शन जो एक बन गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित है, आरक्षण बदल देगी, संविधान को बदल देगी, और प्रधानमंत्री की कोशिश के बाद भी वो नैरेटिव विपक्ष बहुत अच्छे से जमीन स्तर पर लेके चला गया था, जिसके कारण कांग्रेस 99 सीटों पर चली गई और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका महाराष्ट्र चुनाव में बहुत बेहतर जवाब दिया है, हरियाणा के चुनाव में दिया है, और सिर्फ वही नहीं, आप उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें भी जो नैरेटिव जो पीडीए का जो चला था अखिलेश के पक्ष में, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, योगी ने दिया कि 9 में से 7 सीटें वो जीतने में सफल रहे। और प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ 6 महीने नहीं, 2014 से देखिए लगातार इस बात का नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश करता है, उसका जवाब देते हैं और पूरी पार्टी और पूरे संगठन को अपने कंधे पर लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की खूबसूरती है 4 जून के सेटबैक से आप बिल्कुल 6 महीने में पूरी तरीके से बाहर बिल्कुल बाहर निकल कर आ गए। अब मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूं, ये कल प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था। देश में एक नई रिपोर्ट आई है SBI की। सरकार अलग अलग तरीके से सर्वे करती रहती है, एजेंसियां बहुत सारी होती हैं। तो देश में, हमारे देश में तो ये कब से अभियान है कि गरीबी खत्म हो पूरी तरीके से। तो जिसको मैं आप एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, वो तो अब वर्ल्ड बैंक भी मान चुका कि भारत के अंदर बिल्कुल भीषण जो गरीबी है वो तो अब नहीं रही। अब ये जो SBI का डेटा है वो ये क्या कहता है, ये रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है, उसका पहले पैमाना आप सुन लीजिए, हो सकता है आपको भी आप भी हैरान हो, लेकिन है सरकारी, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी से ही है। पैमाना ये है कि अगर कोई व्यक्ति पर कैपिटा ये माना जाता है, तो हर व्यक्ति पर लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति 1632 रुपया गांव में, 1632 रुपया गांव में हर महीना खर्च कर रहा है, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता है। इससे या इससे ज्यादा अगर वो 1632 रुपए से कम खर्च करता है, मतलब वो बहुत गरीब है, उसको बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। ये शहरों के लिए 1600, गांव के लिए 1632 है, शहरों के लिए 1944 रुपया है। हर महीने शहर में रहते हुए अगर एक आदमी 1944 रुपये, लगभग 2000 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसको गरीब नहीं मानती सरकार। अब है ये ऐसा ही सिस्टम है, अब पैमाना यही है। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि अब ये इसी पैमाने से जो गरीबी है देश के अंदर, वो रूरल एरियाज में 4.86%, मोटा मोटा 5% रह गई है। ये कितनी थी 2011-12 में? 25.7%। 25.7% से गिर करके ये 4.86% रह गई, मतलब 20% कम हो गई पॉवर्टी।
पिछले 12-13 साल के अंदर देश के अंदर गरीबी 20% गिर गई है। अब ये गरीबी जो है 4-5% के करीब रह गई है। ऐसे ये अर्बन में है, शहरों में ये पहले हुआ करती थी 13.7% और ये अब आ गई है 4.09%, यानी शहरों में 10% गरीबी गिर गई है और गरीबी अब देश के अंदर से 4 से 5% रह गई है। ये एसबीआई का डेटा कह रहा है। सर यदि एसबीआई के डेटा को, अब आप क्या है कि सरकारों में कोई भी सरकार होती है या जो अफसरान होते हैं वो कैसे फैक्ट्स के साथ या तथ्यों के साथ कैसे काम करते हैं, उसका एक उदाहरण है। क्या आपको लगता है कि 1600 रुपए में किसी भी गांव में कोई एक आदमी रह सकता है? और पहले की सरकारों में तो ये पैरामीटर और नीचे था। 1900 नहीं तो वो उस समय नंबर बहुत बड़ा हुआ था ना, और 1944 रुपए, महंगाई को भी देखिए। दूसरी बात, क्या 12 साल में इतने बड़े काम हुए हैं जो 21% जो है आपकी गरीबी का ये जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है, ठीक है। तीसरी बात, यदि ऐसा है तो मतलब अब तो बहुत कम लोग बचे होंगे, बोला ना 4 से 5% लोग बचे हैं। तो फिर क्या हमें ये जो सरकार की 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की योजना उसको बंद करना चाहिए? नहीं, इन्हीं योजनाओं की वजह से ही ये लेवल आया है कि गरीब, अब अत्यंत गरीब लोग देश में नहीं है, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूं कि मकान मिल गया है। जैसे दिल्ली सरकार में है कि वो एवरेज जो है, यदि सरकारों की, किसी भी सरकार का, केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता देखे तो वो करीब 7-8 हजार की भी बात है, बिल्कुल सही, राज्यों की योजना है। वही अबे आदमी का पैसा कहाँ से बचता है? मुझे अगर मेडिकल पर खर्चा नहीं करना पड़ा, अनाज पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा, तो वो सारा है। लेकिन फिर उसको आप 1600 रुपए में मत डालिए ना, वो मतलब कुल मिला के तो 10,000 रुपए खर्च कर रहा है। 1000 रुपए से भी कम था, 1000 रुपए। मैं यही आज तो 1600 मैंने देखा पीछे जो, और तेंदुलकर कमेटी बनी थी और बनी थी 960 रुपीज था। तो इसलिए और बार बार सरकारें अपना उसको स्केल को भी बदलती रहती है कि हम कैसे करें, लेकिन नॉर्मली उसका कंजप्शन पर जो होता है देश भर में जो है कि कंजप्शन पर कैपिटा कैसे है उस पर हो रहा है। और ये तो साफ ही है कि कोई हिंदुस्तान में अब वो खबरें नहीं है कि भीषण गरीबी हो, लोग गरीबी से या भुखमरी से मर रहे हो, ऐसी संभावना है। मोदी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को भी क्रेडिट, और जो राज्य सरकार ने लग के काम करी साथ में, भाई योजनाएं ज्यादा हैं अब, और योजनाओं का की रीच अच्छी हो गई, लीकेज कम हो गई है, लीकेज कम हुआ है। और उसकी वजह एक तो डिजिटलाइजेशन जो है ना, डिजिटल इंडिया ने जो, जिस पर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने बड़ा काम किया, उसका एक बड़ा असर हुआ कि उससे लीकेज कम हुआ और सीधा मोदी जी की बात, इस पर जो बयान है, इस पर कल उन्होंने बोला था गरीबी पर, वो सुना दें एक बार। बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है, उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। यही जो हम बात कर रहे थे उसी को प्रधानमंत्री ने कल बताया था। जी समीर जी, इसमें 2-3 बड़े कारण है। एक तो 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक योजना रही, करप्शन फ्री प्रशासन जो रहा है, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राजीव गांधी के समय 1 रुपया चलता था और 15 पैसे पहुंचते थे, अब 1 रुपया जा रहा तो पूरा पहुंच रहा है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो रहा है, डीबीटी का जो प्रधानमंत्री की योजनाएं रही है, और गरीबों तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिनको कोई नहीं पूछता है, प्रधानमंत्री मोदी उनको पूछता है। जिनको कोई पूछता नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी उनको पूछता है। तो गरीबों को लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से योजनाएं चलाई है, चाहे उनके लिए मकान हो, चाहे उन्हें राशन देना हो, चाहे उनके छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन देना है, इंटरेस्ट भी देना है, मुझे लग रहा है उसका असर रहा है। बहुत सी स्कीमें चलती हैं, बहुत स्कीम, हर विभाग की लोन है, हर जगह की तरीके से लोन है। तो मुझे लग रहा है उसका जमीनी क्रेडिट गोज टू मोदी गवर्नमेंट, डेफिनेटली, निश्चित रूप से 10 साल के शासन, स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं, केंद्र का बड़ा योगदान है, केंद्र का ज्यादा योगदान, कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कारण संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2005-06 में भारत की गरीबी दर उनकी मान्यता से 55.1% था, जो 19 से 21 के स्टडी में 16.4% हुआ। यूएनडीपी कह रहा है 55% गरीबी थी भारत में। उनका तो $2 का है। किस उसमें साल में ये इन्होंने दिया है
वैश्विक बहुआयाम गरीबी सूचकांक 2024, तो ये 2021 तक का डाटा दिया है। नहीं नहीं, आज कितनी हो गई और पहले 16% कब बताया। ये 16.4% 21 तक का उन्होंने बताया, उसके बाद की स्टडी ने। सेकंड चीज, इस पॉइंट में शॉर्ट में बोलना है, देखिए भारत ने वर्ल्ड को समझाया है कि हमारे यहाँ आपका गरीबी मापन नहीं चलेगा। हमारे यहाँ परिवार में 10 लोगों की आय है, एक कोई बुजुर्ग है तो अपने को गरीब मान ही नहीं सकता है, फैमिली सिस्टम है ये। और वैसे भी देखेंगे तो इस समय कैसे बदली, आपको राशन जा रहा है, आपके घर हो गए हैं, आपके घर तक बिजली पहुंच गई है, सड़कें पहुंच गई हैं, स्वास्थ्य के खर्च आपके घट गए हैं, वृद्धावस्था पेंशन बिना है, मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहे हैं। तो ये सारे को मिलाने के बाद बिल्कुल नहीं, आपके लिए बिलीवेबल है ये कि आज गरीबी 5% है देश में, आपके लिए मानने लायक है? 100% मानने लायक, हम लोगों ने देखा है उस बहुत जीवन अच्छी को। बात है, अगर ऐसा तो बहुत बहुत स्वागत की बात है। बहुत बहुत बधाई मोदी सरकार को इसकी।